हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग अगेन। चलिए हम लोग वापस आ जाए हैं अपना टॉपिक लेके, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये टॉपिक क्या है, एक छोटा सा टॉपिक है, एक ही लेक्चर में वंस अगेन आइल से एक ही लेक्चर में हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे और हमारा काम खत्म हो जाएगा। यूजुअली क्या होता है स्टूडेंट्स के साथ कि इस टॉपिक को वो छोड़ देते हैं। एनसीईआरटी में भी ये टॉपिक गिवन है, डेरिवेशन भी गिवन है। यूजुअली स्टूडेंट्स इस टॉपिक को छोड़ देते हैं और कभी कभार यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। जैसा कि आज के इस एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे कि एक जेईई मेंस 2017 का किया हुआ क्वेश्चन हम उसको देखेंगे कि वहां से पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। और बहुत छोटे छोटे फॉर्मूलेज, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, बाकी कंसेप्ट समझ लेना है। तो अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर हमारा देखिए मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो है ना, चैप्टर हमारा अर्थ मैग्नेटिज्म वाला टॉपिक, यूजुअली स्टूडेंट्स इसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी हमेशा ही रहती है। तो चलिए आज हम इसी बात पे डिस्कस करते हैं और चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, आगे शुरू करते हैं काम। हमारा टॉपिक का नाम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसी पे हम लोग काम करेंगे आज। तो चलिए एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, क्या है हमारे पास। देखिए चीज बेसिकली क्या है, ये एक मैग्नेटिक डायपोल है। डायपोल तो सब समझते होंगे, मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है। ये माइनस क्यू ले लिया हमने, मान लीजिए मैग्नेटिक डायपोल तो सब समझते होंगे कि भाई एक बार मैग्नेट मान लीजिए, ये बार मैग्नेट यहाँ पे माइनस, यहाँ पे एम, मतलब ये एम होता है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है कि नहीं है। इसका पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, डायपोल मोमेंट को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, है ना। चलिए ये बातें हम जानते हैं, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। यही डायपोल जो है इसको हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो ये ऑसिलेट करेगा, और ऑसिलेशन करने पे इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, यही हमारा आज का टॉपिक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, काम शुरू करते हैं इस पे। देखिए क्या क्या काम करना है। सबसे पहले छोटा सा डेरिवेशन कर लेते हैं ताकि फॉर्मूला हमारे पास आ जाए। डेरिवेशन वाला जो ये पार्ट है वो अगर कोई 12th में अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई 12th में अपियरिंग स्टूडेंट हैं तो उनके लिए ये डेरिवेशन वाला पार्ट है, नहीं तो फॉर्मूला याद रखना है। और कंसेप्ट्स जो इसके साथ हमारे स्लाइड्स में आएंगे वो कंसेप्ट्स हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट के लिए, जेईई मेंस के लिए वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। क्या है हम जानते हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे एक चीज की, आपको पुरानी बातें जो हैं इससे पहले का, जैसे कि टॉर्क इज इक्वल टू, हम जानते हैं टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ये सब छोटी छोटी बातें आपको पहले की चीजें मालूम होंगी। तो टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, है ना, कैपिटल एम लेते हैं, एम बी साइन थीटा, है ना। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, इसको डायपोल मूवमेंट बोलते हैं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड, ये साइन थीटा एंगल होता है, ठीक है ना। और इसी को हम कभी यार ऐसा लिख देते हैं, T इक्वल टू एम बी थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं। किस केस में, आप जानते होंगे कि व्हेन थीटा इज स्मॉल, व्हेन थीटा इज स्मॉल, उस केस में। ये बातें मैं बस आपको याद दिला रहा हूं ताकि हमको यहां पे जरूरत पड़ेगा। एक और चीज आप जानते होंगे, रोटेशनल मोशन से टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, जिसमें इस आई का नाम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस आई का नाम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा होता है एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या होता है हमारा ये एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है ये चीज। ओके, अच्छा एक बात आपको और रिकॉल कर लेना है यहां से, क्या एक चीज और क्या रिकॉल कर लेना है कि जो अगर ऐसा हो कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल, अगर मान लीजिए किसी भी चीज में एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाए, है ना, डिस्प्लेसमेंट हो जाए, यहां एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे, तो ये केस माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये केस हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस होता है। देखिए फिर से इस बात को मैं स्टेट करता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं फिर से इस चीज को स्टेट करता हूं कि एक्सेलरेशन, है ना, अगर क्या हो जाए कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर ऐसा हो जाए कहीं भी कंडीशन, तो आप समझ जाइए कि ये SHM का कंडीशन है, ये सिंपल हार्मोनिक का कंडीशन है ना। और सिंपल हार्मोनिक का कंडीशन होगा तो वहां से हमको सिंपल हार्मोनिक याद रखने की बात है। ये सिंपल हार्मोनिक में हमारा जो फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G, ये टाइम पीरियड का होता है। क्लास 11 सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने इस चीज को पढ़ा हुआ है, ये फॉर्मूला सब हम जानते हैं। ये चूंकि लीनियर की बात हम करते हैं, अगर इसी को हम एंगुलर में चेंज कर लेंगे तो इसके बदले थीटा और इसके बदले क्या हो जाएगा अल्फा, क्योंकि जी क्या है एक्सेलरेशन, तो थीटा हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है एंगुलर केस में और अल्फा हमारा एक्सेलरेशन होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। तो इस बात को हम लोग
का चलिए वेरी गुड, यहां से आगे शुरू करते हैं। ये बातें आपको याद रखनी है। यहां पे ये सब छोटे छोटे कंसेप्ट्स जो पिछले कंसेप्ट्स हैं जो हमको याद रखना है ताकि इस टॉपिक के साथ हम लोग काम कर सके। बहुत अच्छी बात है। चलिए क्या प्रॉब्लम है आपको बताइए यूआई टेक जी, क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? ओके चलिए मैं इसको बड़ा कर देता हूं। ये कंसेप्ट हमको याद रखना है, अभी इसका इस्तेमाल करना है ना। तो हम अभी फॉर्मूले पे आते हैं, कैसे डिराइव करेंगे कि क्या होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ओके बहुत अच्छी बात है, आराम से समझना है इस कंसेप्ट को, कंटेंट को समझ लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके लेट्स स्टार्ट। मैं लिख लेता हूं। सबसे पहली बात तो हम जानते हैं, वी नो। कौन सी बात हम जानते हैं? हम जानते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू जो होता है वो एम बी साइन थीटा होता है। इसको हम पहले से जान के रख लेते हैं। ये बी जो होता है वो बी एच होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, ठीक है ये चीज। एक और बात याद रख लेते हैं हम कि टॉर्क इज इक्वल टू जो होता है वो आई एल्फा होता है, ये बात भी हम जानते हैं। ये दोनों इक्वेशन हम जानते हैं, फर्स्ट भी जानते हैं और सेकेंड भी जानते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब अगर 1 और 2 को मैं दोनों ही टॉर्क, ये देखिए यह भी एम बी साइन थीटा, यहां पे भी एंगुलर टॉर्क ही है मेरे पास, तो दोनों चीज को अगर मैं आपस में रिलेट कर दूं तो फ्रॉम 1 एंड 2 मेरे पास क्या बनेगा? फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बनेगा हमारे पास कि आई एल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी एच साइन थीटा। ऐसा मैं माइनस क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन जो होता है, देखिए अच्छा एक चीज अगले स्टेप में लिख के मैं बताता हूं पहले। अब एज थीटा इज स्मॉल, theta is very small, theta is very small, so हम क्या लिख सकते हैं? sin theta is nearly equal to theta। इस बात को हम यहां यूज कर लेते हैं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? I alpha is equal to माइनस एम बी, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में थीटा। अब एक चीज देखिए यहां पे थीटा जो हमारा है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। थीटा क्या है हमारा? ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। क्या है समझिए, मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है हमारा बी, और ये एक हमने डायपोल ले लिया, ये हमने एक डायपोल ले लिया। अभी मान लीजिए रुका हुआ है किसी भी कंडीशन में, हमने इसको जरा सा डिस्प्लेस कर दिया, थोड़ा सा ऐसा डिस्प्लेस कर दिया, तो किस एंगल से? हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है थीटा एंगल से। किस एंगल से डिस्प्लेस कर दिया? थीटा एंगल से। तो थीटा ये क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही तो हुआ है हमारा इसका। और जब मैं डिस्प्लेस करके छोड़ूंगा तो ये ऑसिलेट करने लग जाएगा, और ये जो ऑसिलेशन होगा उसी ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ये चीज बहुत अच्छी बात है। चलिए तो अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसको? यहां से अच्छा नेगेटिव साइन के सिग्निफिकेंस की बात कर ले तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है, इसलिए हमने नेगेटिव साइन यहां पे लगा लिया। ये नेगेटिव साइन मुझे बता रहा है कि अल्फा इज अपोजिट टू थीटा, अल्फा इज अपोजिट टू थीटा, ये चीज हमें ये बता रहा है। यहां से अगर मैं अल्फा कैलकुलेट करूं तो माइनस एम बी एच थीटा डिवाइड बाई आई बन जाएगा। आई यहां पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, याद रखेंगे दिस इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और चूंकि ये एक रॉड, ये जो हमारे पास ये बार मैग्नेट है ये एक रॉड की तरह है, तो रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं लिख देता हूं इस चीज को, ml स्क्वायर बाई 12 होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, है ना। तो इस बात को याद रखना है, ये सब बातें हम जानते हैं। क्योंकि यहां पे हम बार मैग्नेट के साथ अभी काम करेंगे तो हमें यही काम पड़ेगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है, डज नॉट मैटर। आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आता है, आपने रोटेशनल मोशन में इन चीज को पढ़ा हुआ है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में हम कंफ्यूजन नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब जब मैंने ये इक्वेशन देखा तो यहां से मैं क्लियरली देख रहा हूं, देखिए m हमारा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कांस्टेंट डेटा, क्योंकि इसमें भाई ये जो हमने बार मैग्नेट ले लिया इसका तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कांस्टेंट हो गया भाई, q इंटू m इंटू 2l होता है कि नहीं होता है, m इंटू 2l ये तो हमारा कांस्टेंट हो गया, क्योंकि इसका पोल स्ट्रेंथ m तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। तो हमने अगर एक बार बार मैग्नेट, मान लीजिए ये हमने एक बार मैग्नेट ले लिया तो इसका डायपोल मूवमेंट कांस्टेंट। ठीक है। हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड हमने पहले ही टॉपिक का ही नाम रखा हुआ है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप देखेंगे तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की हम बात कर रहे थे यहां पे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की हम बात कर रहे थे यहां पे। इसका मतलब हमारा B जो है, ये जो इसी में मैं फिर से आगे भी लिख देता हूं, डायपोल इन
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, याद रखेंगे डायपोल टाइम पीरियड ऑसिलेशन ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं। तो अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके कहने का मतलब क्या हो गया, बी भी कांस्टेंट, थीटा, अब थीटा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट है और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कांस्टेंट, क्योंकि हम इस एक्सिस के अबाउट बात कर रहे हैं, किसी गिवन फिक्स्ड किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कांस्टेंट, एक्सिस चेंज करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करेगा हमारा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, अब मैं कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन, ये जो अल्फा है, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, हम क्या कह सकते हैं इस बात को कि अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, और ये केस किसका होता है, ये केस हमारा एसएचएम का होता है, ये हमारा किसका होता है, ऑसिलेशन का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का होता है। इसका मतलब ये जो हमारा बार मैग्नेट है वो कैसा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, दैट मींस ये जो हमारा बार मैग्नेट है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ओके। अब यहां से चलिए, देन अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, देन टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट, हमने कहा भी बताया था आपको 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, एल के बदले थीटा और जी के बदले क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्फा, है ना। तो इसी चीज का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे एनालॉगी से, है ना। तो एनालॉगी से हमने इस्तेमाल किया तो क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल के बदले थीटा और जी के बदले अल्फा, एल के बदले थीटा और जी के बदले अल्फा, ये हमारा टाइम पीरियड हुआ। तो इस फॉर्मूले में अगर आप देखेंगे, इस इक्वेशन में मुझे थीटा बाय अल्फा चाहिए, क्या मैं यहां से थीटा बाय अल्फा निकाल सकता हूं, बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। तो यहां से देखिए, मैं इस चीज को हटा देते हैं, भी आप समझ गए, मैं इसको साइड में कहीं लिख दूंगा फिर से। चलिए अब यहां से बात कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन से हम क्या ले सकते हैं, ध्यान दीजिए कि थीटा बाई अल्फा, थीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, थीटा बाई अल्फा तो आई अपॉन आई बाई एम बी, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एम यहां पे डायपोल मोमेंट है। और अब इस वैल्यू को, ये जो हमारे पास वैल्यू है, मैं इसको यहां पुट कर दूं तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बनेगा, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो थीटा बाई अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, आई दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाई एम और ये बी एच। ये फॉर्मूला हमारा है टाइम पीरियड ऑफ डायपोल का, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ डायपोल किसका है हमारा, ये फॉर्मूला हो गया टाइम पीरियड के लिए। अब आप कहेंगे कि इस बात के लिए इतना टाइम क्यों लगाया, पहले ही फॉर्मूला बोल देते। तो अगर कोई 12th अपीयरिंग स्टूडेंट हैं तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिट हो जाएगा डेरिवेशन, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ये डेरिवेशन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। चलिए, चैप्टर चल रहा है किस क्लास सर, कौन सा चैप्टर चल रहा है, क्लास 12th का चैप्टर है महेश प्रजापति जी, क्लास 12th का चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर का एक टॉपिक है ये। देखिए ऐसा टॉपिक है ये कि एक ही दिन में इसको पढ़ना है, एक ही दिन में इसके कंसेप्ट्स खत्म, कहीं आगे पीछे से इसका कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं है, छोटे छोटे फॉर्मूले याद रखना होता है, इसलिए ऐसे टॉपिक को लेके आ रहे हैं कि रैंडमली आप टॉपिक कंसेप्ट्स क्लियर करते जाइए, ठीक है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर का चैप्टर है ये, और उसमें हमारा टाइम पीरियड है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर के चैप्टर का टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, टाइम पीरियड ऑफ बार मैग्नेट। इस डेरिवेशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अगर कोई 12th अपीयरिंग स्टूडेंट है तो उनको ये डेरिवेशन काम पड़ेगा, कोई जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ इस फॉर्मूले से मतलब रखना है, फॉर्मूले में याद रखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये डायपोल मूवमेंट, और ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, BH इज द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, इस तक में कोई दिक्कत नहीं। कुछ नहीं है, हमने टॉर्क इज इक्वल टू mb sin थीटा, वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, हम जानते हैं इस बात को, टॉर्क इज इक्वल टू mb sin थीटा, पहले से हमने इस बात को पढ़ा हुआ है, मैग्नेटिज्म में मान के चलते हैं। तो mb sin थीटा हमारा टॉर्क होता है, इसको आपने डिराइव किया होगा कि टॉर्क ऑन अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये डेरिवेशन आपने किया होगा कि टॉर्क ऑन अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये फॉर्मूला हम वहां से डिराइव कर लेते हैं। रोटेशनल मोशन से हम जानते हैं टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, या सर्कुलर मोशन से भी जानते हैं टॉर्क इक्वल टू, रोटेशनल से हम जानते हैं टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा फ्रॉम क्लास 11th कंसेप्ट, ओके। अब दोनों को हमने कंपेयर कर लिया तो आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस MBH sin थीटा, माइनस साइन का सिग्निफिकेंस यहां पे ये है कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये जो थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट होगा, ठीक है। एज थीटा इज वेरी स्मॉल तो क्या साइन थीटा को मैं थीटा लिख सकता हूं, तो आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस MB थीटा, थीटा हमारा डिस्प्लेसमेंट है ना,
यहां से हमने अल्फा निकाला, तो हम देख रहे हैं कि अल्फा, देखिए m भी कांस्टेंट, b भी कांस्टेंट, i भी कांस्टेंट फॉर द गिवन इंफॉर्मेशन, for the given condition these three data are constant information, constant data, so we can say alpha is proportional to theta, that means displacement, and whenever this condition satisfies, that means that body is doing simple harmonic motion, because this is the condition for simple harmonic motion, that's why we can say the dipole kept in the uniform magnetic field is oscillating and doing simple harmonic motion. एज बाई दिस कंडीशन, इस कंडीशन को देख के मैं कह सकता हूं कि जो डाइपोल हमारा मैग्नेटिक फील्ड में, ये जो मैग्नेटिक फील्ड था हमारे पास, इसमें जो हमने डाइपोल रखा हुआ था, तो ये ऑसिलेशन कर रहा है, और ऑसिलेशन कर रहा है तो कैसा ऑसिलेशन कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक वाला ऑसिलेशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ठीक है ये चीज। अब हम अगर जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा होता है तो हम इस बात को फिर से क्लास 11 से जानते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है 2π√L/g होता है। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, है ना, ये हमको पता है। किसी भी चीज का याद रखें, कोई भी चीज जब कोई भी ऑसिलेशन कर रहा हो, चाहे वो स्प्रिंग की बात कर लें, चाहे वो किसी ब्लॉक की बात कर लें, अगर वो किसी बॉब की बात कर लें, अगर वो SHM कर रहा है तो टाइम पीरियड इसी फॉर्मूले में आप L और G को रेस्पेक्टिव डेटा से अपन चेंज करते जाते हैं और हमारा वैल्यू आता जाता है। तो यहीं पे हमने L के बदले डिस्प्लेसमेंट किया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, G के बदले एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हमने पुट किया, तो इसमें अगर मैंने वैल्यू पुट किया θ/α, तो मुझे क्या चाहिए? θ/α का वैल्यू चाहिए। तो इस इक्वेशन से हमने θ/α का वैल्यू कैलकुलेट किया, तो I/m/BH मिल गया मुझे, और इसी वैल्यूज को हमने पुट कर दिया, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है। मैं फिर से एक स्टेटमेंट रिपीट कर दूं, यहां से जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रीक्वेंट क्वेश्चन नहीं होता है बट पूछा गया है कई बार। यूजुअली बच्चे इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, इवन देखते भी नहीं है। नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनसीईआरटी में भी ये टॉपिक गिवन है ना, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस टॉपिक को स्किप कर जाते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं, जबकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम देखेंगे कि जेईई में भी क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, इसमें क्वेश्चंस को बहुत टफ बनाया भी नहीं जा सकता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लेकिन पूछे जाते हैं। तो ये आप समझो कि गिफ्टेड क्वेश्चन से, यहां से क्वेश्चन अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गया तो ये एक गिफ्टेड क्वेश्चन है आपके लिए, कि आपको गिफ्ट दे दिया भाई एग्जाम वालों ने कि लो तुमको एक क्वेश्चन गिफ्ट में दे देते हैं, इसलिए इसको नहीं छोड़ना चाहिए, स्किप नहीं करना चाहिए, है ना। ये बातों को समझ चुके हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो चलिए यहां से हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहां से आगे मेरे पास जो 5-6 स्लाइड्स हैं, जो 6-7 स्लाइड्स में आपको बताऊंगा, ये स्लाइड्स में क्या है कि इसी फॉर्मूले के बेसिस पे मैं चाहता, सुनिएगा इस बात को, कि ये जो कंटेंट आप यहां पे स्लाइड देख रहे हैं, मैंने जो पिक्चर लगाया है, तो मैं चाहता तो इसको क्वेश्चन बना के आपको दे सकता था कि क्वेश्चन ऐसा है, इसको सॉल्व कीजिए, लेकिन मैंने इसका डायरेक्ट ही क्वेश्चन मैं समझाता जाऊंगा कैसे सॉल्व किया गया है, और ये फॉर्मूला हम बनाते चले गए। ये जो आगे आने वाले 5-6 स्लाइड्स हैं, ये हमने फॉर्मूला हम बनाते चले गए, सब में हमारा फॉर्मूला बनता चला गया, और हमको अगर ये फॉर्मूला भी याद है, ये कंसेप्ट अगर हम याद कर लेते हैं, तो इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस में गलती करने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है ये चीज। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में क्या है, पहला कंसेप्ट क्या है, एप्लीकेशन हमारा। If two magnets of moment m1 and m2 of same dimension and same mass are oscillating in the same field separately, मतलब क्या हुआ कि देखिए ये एक मैग्नेटिक फील्ड, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इसका हम B मान लेते हैं। एक और मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, ये रहा एक और मैग्नेटिक फील्ड, ये भी B है, मतलब समझिए दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और इसी में दो अलग अलग डाइपोल है मेरे पास, इसी में क्या है कि दो अलग अलग डाइपोल हैं, है ना, दो अलग अलग डाइपोल, इसमें भी एक डाइपोल है रखा हुआ और इसमें भी एक डाइपोल है रखा हुआ। ये दो अलग अलग डाइपोल्स जो है मेरे पास, ये जो दो अलग अलग डाइपोल हैं, नॉर्थ साउथ लिख दीजिए कहीं पे भी आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक डाइपोल है, आप जानते हैं नॉर्थ साउथ, दोनों सब कुछ आइडेंटिकल है। देखिए आइडेंटिकल, टू मैग्नेट ऑफ मूवमेंट m1 m2, बस इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो m1 है, इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है m1 है, और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट m2 है। मैग्नेटिक मूवमेंट दोनों का अलग अलग हो गया। ऑफ सेम डायमेंशन, डायमेंशन दोनों का सेम है, इसका मतलब लेंथ दोनों का सेम है, अगर डायमेंशन सेम है तो लेंथ सेम है। एंड सेम मास, जो इसका मास है वही इसका भी मास है। इस बात के कहने का मतलब, सेम मास के कहने का मतलब हुआ कि I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 इज इक्वल टू I2 हुआ।
इसने जो कह दिया सेम मास, इसका मतलब क्या हो गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, दोनों का सेम है। चूंकि लेंथ भी सेम है, मास भी सेम है, तो ऑब्वियसली मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर से क्या हो जाएगा, मेरा सेम ही हो जाएगा, ml स्क्वायर बाई 12। लेंथ सेम ही है ना, क्या होगा हमारा ml स्क्वायर बाई 12 होता है, मास सेम है, लेंथ भी सेम है, तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी यहां से हमारा सेम ही रहेगा, है ना। तो इसी बात को बताने के लिए इसने बोल दिया, डायरेक्ट नहीं बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, बस बोल दिया कि डायमेंशन सेम है और मास भी सेम है। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। इसके बाद क्या कहता है कि इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड, मैंने कहा ये दोनों एक ही मैग्नेटिक फील्ड है, एक सेम स्ट्रेंथ का सेम मैग्नेटिक फील्ड। अब दोनों अलग अलग अपना ऑसिलेशन कर रहा है, तो सेपरेट कर लिया हमने। तो उस केस में हमारा देखिए, अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, देखिए टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखिए रूट ओवर एम है कि नहीं है, रूट ओवर मोमेंट। टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर एम। अगर मैं इसको यहां सॉल्व करूं दोनों के लिए, अब चलिए इसका टाइम पीरियड अगर निकालते हैं तो इसमें टाइम पीरियड क्या बनेगा हमारा, 2 पाई अंडर रूट क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है ना, I1 तो I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I है, तो हम यहां पे I ही ले लेते हैं, सिर्फ कंफ्यूज नहीं होना है किसी बात पे, एकदम क्लियर समझना है इन चीजों को। ये सारा कंसेप्ट अगर समझ जाते हैं ना, I बाई M1B, ये टाइम पीरियड T1 का हो गया, ठीक है। अब इसका T2 निकालते हैं, जरा देखिए तो 1 बाई 2 पाई अंडर रूट क्या बन जाएगा, I तो वही का वही रहना है, डिवाइड बाई M2B, B भी सेम होना है। अब अगर आप T1 बाई T2 करके देखिए तो बाकी सारा डेटा तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा भाई, ऊपर में M2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना M पे, तो रूट ओवर M2 बाई M1, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। भाई T1 बाई T2 का रेशियो क्या आएगा, यही तो आएगा हमारा। तो इस कंसेप्ट को, इस फॉर्मूले को रट लेना है, समझ में आ गया कैसे हुआ, इसको हमने रट भी लिया कि ये हमारा फॉर्मूला भी बन गया, कंसेप्ट भी बन गया, कि जब भी ऐसा कंडीशन कहीं क्वेश्चन में गिवन होगा, हम डायरेक्ट उसको इतना लंबा नहीं करेंगे, सीधा वैल्यूज पुट करेंगे। M2 बाई T1 इज प्रोपोर्शनल टू कैसा हो जाएगा भाई, T1 इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर M1, है ना। तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या कि T इज, इसको अगर मैं यहां से रब कर लेता हूं एक बार, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, T इज प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर 1 बाई M, यही बनेगा कंडीशन। देख लीजिए, देखिए टाइम पीरियड आ गया तो फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हैं 1 बाई, अगर टाइम पीरियड आ गया तो यहां से फ्रीक्वेंसी हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, क्या बन जाएगा फ्रीक्वेंसी यहां से, इसका 1 बाई टी, तो 1 बाई टी करके आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, है ना। तो यही कंडीशन हमने यूज किया और हमारे पास ये कंडीशन बन के आया। आई होप कि इस कंसेप्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आई होप कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए जब भी ऐसा कहीं कंडीशन आएगा क्वेश्चन में, डायरेक्ट हम इनपुट ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कंडीशन देखिए क्या है कि द टाइम पीरियड ऑफ अ थिन बार मैग्नेट इज T, कोई एक बार मैग्नेट है, कंडीशन वही चीज, ये मैग्नेटिक फील्ड, इसमें हमारा डायपोल रखा हुआ है, इसका टाइम पीरियड जो है वो T गिवन है, टाइम पीरियड क्या है हमारे पास, T गिवन है। इट इज कट इनटू n इक्वल पार्ट बाय कटिंग इट नॉर्मल टू इट्स लेंथ, मतलब क्या बोल रहा है कि ये हमारा मैग्नेट है, बार मैग्नेट, इसको हमने n इक्वल पार्ट में कट कर दिया, किसके अलोंग, लेंथ के नॉर्मल, ये लेंथ है तो इसके नॉर्मल में हमने इसको n इक्वल पार्ट में कट कर दिया। n इक्वल पार्ट में कट करने के बाद क्या हुआ, इट्स लेंथ, द टाइम पीरियड ऑफ ईच पीस व्हेन ऑसिलेटिंग इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड। अब क्वेश्चन क्या है कि इस एक पीस का, मतलब हर एक पीस का टाइम पीरियड क्या होगा, मुझे ये बताइए। अब समझिए क्या है यहां पे, तो ये हमने यहां पे कैलकुलेट करके है वैल्यू, समझते हैं चीज क्या है। देखिए अब इसका मुझे निकालना है, हर एक पीरियड का निकालना है, ठीक है। तो T1 तो मेरे पास T पहले से गिवन है। अब दूसरे कंडीशन में निकालते हैं, अगर इसका डायपोल मोमेंट पहले m था तो नया डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, m बाई n। अगर इसका डायपोल चलिए, अगर इसका लेंथ पहले L था तो अभी नया लेंथ क्या हो जाएगा, L बाई n हो जाएगा, L डाइस क्या हो जाएगा, L डाइस इज इक्वल टू L बाई n हो जाएगा, क्योंकि L लेंथ का था तो नया लेंथ कितना हो जाएगा, n पार्ट में हमने कट किया ना इसको, तो n पार्ट में कट करने की वजह से जो लेंथ हुआ वो L बाई n हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब अगर इसका मास पहले m था, अगर मास पहले m था तो नया मास ऑफ ईच पीस कितना होगा, m बाई n, कितना हो जाएगा, m बाई n, हर एक पीस का मास कितना हो जाएगा, m बाई n। दैट्स वेरी क्लियर थिंग। पहले मास मान लीजिए 10 किलोग्राम का था, हमने 10 इक्वल पार्ट में कट कर दिया तो एक पीस का मास कितना हो गया, 1 किलोग्राम हो गया, नो कंफ्यूजन। ओके, लेट्स मूव ऑन।
जब ऐसा हो गया कंडीशन, तो अब मेरे पास फॉर्मूला क्या था टाइम पीरियड का, भाई हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई अंडर रूट क्या था हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बाई m इंटू बी, यही था हमारे पास। बहुत अच्छी बात है, m इंटू बी। अब ध्यान से देखिए क्या होगा हमारा, इसी अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर यहां मेरा फॉर्मूला था तो अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको क्या निकालना है, I निकालना है। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, ml स्क्वायर बाई 12। I इज इक्वल टू, भाई ये रॉड है ना मेरा, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर बाई 12। तो ml स्क्वायर बाई 12 होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ml स्क्वायर बाई 12। तो m के बदले भी क्या लिखेंगे, m बाई n, क्योंकि नया पार्ट कितना बचा है मेरे पास, m बाई n का। l के बदले भी क्या लिखेंगे, l बाई n, तो l बाई n आ गया। अब जब, और डिवाइड बाई 12 तो है ही हमारे पास, ठीक है ना। अब जब इसको हमने सॉल्व किया तो अब आप करके देख लीजिए सॉल्व, तो मेरे पास क्या बनेगा, ये तो ध्यान से, ये n स्क्वायर यहां से और n ये क्या बन जाएगा, n क्यूब बनेगा। ये यहां से n स्क्वायर और यहां से n क्या बनेगा, n क्यूब, तो ये बन गया n क्यूब। और ml स्क्वायर बाई 12 से क्या बन जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ml स्क्वायर बाई 12 से एक पीस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा, राइट। तो एक पीस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया, तो I बाई n क्यूब बन गया। और जो नया डायपोल मोमेंट होगा, क्योंकि हमने इक्वल n पार्ट में कट किया है, तो नया डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, m बाई n, ऑब्वियस सी बात है। अब आप ये हमारे पास वैल्यूज हो गया, T1 मेरे पास T था, तो T2 इज इक्वल टू क्या होगा, वैल्यूज पुट करके देख लीजिए, T डैश इक्वल टू 2 पाई I डैश, I डैश हमने कितना निकाला, ये निकला I बाई n क्यूब, वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये रिजल्ट आपके पास आएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है भाई, वही हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बस ये जो टर्म है ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया है, किसका, इस एक पीस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कट किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए एक मैग्नेट था, इसका टाइम पीरियड 10 सेकेंड था, इसका टाइम पीरियड 10 सेकेंड था, इसको हमने 10 इक्वल पार्ट में कट कर दिया, तो हर एक पीस का टाइम पीरियड कैसा हो जाएगा, 1 सेकेंड हो जाएगा। हर एक पीस का टाइम पीरियड कैसा हो जाएगा, 1 सेकेंड हो जाएगा। ये हमारा कैलकुलेशन रहा। आई होप कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आया होगा। चलिए आगे की बात चलते हैं। कोई कंफ्यूजन हो इस बात में तो आप पूछ सकते हैं, किसी ने कुछ कंफ्यूजन कोई पूछना हो, ओके, सो लेट्स मूव नाउ। अब क्या है मेरे पास सेकेंड चीज कि अ मैग्नेट इज ऑसिलेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी, ध्यान से, a magnet is oscillating in a magnetic field B and its time period is t second. Time magnetic field की B given है, time period t second given है. If another identical magnet is placed over that magnet with similar poles together, similar poles together, देखिए ऐसा है कि एक पोल ये रहा, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसके ऊपर में हमने एक और मैग्नेट लगा दिया, आइडेंटिकल मैग्नेट हमने लगा दिया, यहां पे ये नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल, ठीक है, आइडेंटिकल मैग्नेट हमने लगा दिया, है ना। तो अब क्या कहता है, विद सिमिलर पोल्स टुगेदर देन टाइम पीरियड रिमेन्स अनचेंज। तो टाइम पीरियड जो था पहले, मतलब क्या बोल रहा है कि इसका जो टाइम पीरियड t था ना, तो अभी नए वाले अरेंजमेंट का भी टाइम पीरियड t ही होगा। कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहले तो निकालते हैं क्या हो जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका भी I, इसका भी I, तो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा 2I, कोई कंफ्यूजन नहीं, तो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2I। इसका डायपोल मोमेंट m, इसका भी डायपोल मोमेंट m, चूंकि भाई आइडेंटिकल दोनों का ईच पोल, इधर भी नॉर्थ इधर भी नॉर्थ, तो कैसा है, अपोजिट तो है नहीं, तो नया डायपोल मोमेंट कैसा हो जाएगा, डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, इस बात को याद रखेंगे। अभी यहां भी ऐसे कंसेप्ट्स आएंगे। तो अभी हमने सेम पोल्स के साथ रखा है, अगर हम सेम पोल्स के साथ रखेंगे तो क्या होगा हमारा, भाई नॉर्मल ऐड हो जाएगा हमारा वो, अगर हम सेम पोल्स के साथ रखेंगे तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो इसलिए नॉर्मली ऐड होके हमारा कैसा बन गया, वो हमारा कैसा बन गया, ये इसका भी m, तो नया वाला m डैश इज इक्वल टू 2m बन गया, तो m डैश इज इक्वल टू हमारा 2m बन गया। अब टाइम पीरियड 2 बाई i डैश बाई m डैश, तो वैल्यूज पुट कीजिए वही चीज, t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट नया वाला i, तो नया वाला i कितना है 2i डिवाइड बाई mb, तो m कितना है 2m, तो m कितना है मेरे पास 2m, कितना है मेरे पास 2m है कि नहीं, इंटू b, मैग्नेटिक फील्ड तो वही का वही है, 2 ने 2 को काट दिया तो क्या बना 2 पाई अंडर रूट i अपॉन mb, यही तो बना। और यही तो पहले भी था हमारा टाइम पीरियड, पहले भी जो टाइम पीरियड था यही तो था कि 2 पाई अंडर रूट i अपॉन mb, यही तो था हमारा। तो टाइम पीरियड अनचेंज रहेगा, ये बात याद रखेंगे, ये कंडीशन याद रखेंगे कि टाइम पीरियड अनचेंज रहेगा, टाइम पीरियड में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ओके,
चलिए बहुत अच्छी बात है, कोई कंफ्यूजन इस बात में, एनीवन प्लीज? ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, है ना। अब क्या बोलता है देखिए, द टाइम पीरियड ऑफ अ थिन बार मैग्नेट, द टाइम पीरियड ऑफ अ थिन बार मैग्नेट इज टी, है ना। टाइम पीरियड पहले से कितना है, टी है। इट इज कट इनटू n इक्वल पार्ट बाय कटिंग इट अलोंग इट्स लेंथ। देखिए पहली बार जो कट किया था हमने कैसा कट किया था, ऐसे कट किया था हमने। अब जो कट कर रहे हैं वो इसको ऐसे कट कर रहे हैं लेंथ के हिसाब से, अलोंग द लेंथ। ये इसका ये अरेंजमेंट है, ऐसे कट कर रहे हैं इसको हम, ठीक है। तो कटिंग क्या हो गया, कटिंग इट्स अलोंग इट्स लेंथ। द टाइम पीरियड ऑफ ईच पीस रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन ऑसिलेटिंग इन द सेम फील्ड। अब क्या बोल रहा है कि ये बना पहला पीस, ये सेकेंड पीस, थर्ड पीस, फोर्थ पीस, इसका भी टाइम पीरियड अनचेंज रहेगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि पहले से इसका टाइम पीरियड क्या था, मान लेते हैं कि इसका टाइम पीरियड टी था, तो नया अरेंजमेंट कैसा होगा, ये हमने कट कर दिया इसको, तो कट करके जो नया बनेगा, ये एक पतला सा, फिर ये एक पतला सा, ये भी एक पतला सा, ये जो नया अरेंजमेंट बनेगा इसका भी टाइम पीरियड टी होगा, इसका भी टाइम पीरियड टी होगा, इसका भी टाइम पीरियड टी ही होगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आप करके देख लीजिए, क्या है यहां पे मेरे पास, पहले m मास का था, n पार्ट में कट कर दिया तो m बाई n हो गया। बहुत अच्छी बात। L तो अनचेंज रहेगा कि जो इसका लेंथ था वही इसका भी लेंथ, वही इसका भी लेंथ, वही इसका भी लेंथ। L हमारा कैसा रहेगा, अनचेंज रहेगा। L में कोई भी चेंजेस नहीं आना है, तो लेंथ हमारा अनचेंज रहा, इसलिए हमने L स्क्वायर कर लिया। ml स्क्वायर बाय m बाई n, L स्क्वायर बाय 12, ये किसके लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। तो ml स्क्वायर बाय 12 को हमने I लिख दिया और भाई नीचे n बच गया हमारा, है ना। अब फिर से हमने टाइम पीरियड में वैल्यूज को पुट किया तो क्या, अच्छा डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, देखिए अगर इसका डाइपोल मोमेंट m था, हमने n पार्ट में कट कर दिया, तो अभी इसका हर पार्ट का डाइपोल मोमेंट कैसा होगा, m बाई n होगा कि नहीं होगा। अब फिर से पुट कर दीजिए, I के बदले क्या पुट करेंगे, I बाई I डैश के बदले I बाई n, और इसके बदले क्या पुट करेंगे भाई m डैश के m बाई n, n से कैंसिल हो जाएगा और वैल्यूज हमारा वही का, देखिए n से n कैंसिल हो जाना है, वैल्यू हमारा वही बचेगा जो पहले टाइम पीरियड था, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। समझ गए इस बात को, कोई कंफ्यूजन एनीवन प्लीज, जो भी देख रहे हैं एनी कंफ्यूजन प्लीज। ये कंसेप्ट को ना याद रख लीजिए, क्या है कि इसको मतलब ये जो कंटेंट है ना, इसको अगर आपने कहानी की तरह याद रख लिया है ना, जैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा रिजल्ट आप टिक कर सकते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट टिक कर सकते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस यहां से बन सकता है ना। और आपको दिखाऊंगा मैं भी, जेईई में सिंपल क्वेश्चंस भी पूछा गया है यहां से। चलिए अगली पार्ट पे चलते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे अच्छे से। क्या है मेरे पास कि टू मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट m1 एंड m2, और कंडीशन बोल रहा है कि m1 इज ग्रेटर देन m2। इसका मतलब हमको m1 माइनस m2 करना होगा, m2 माइनस m1 नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, आर प्लेस्ड वन ओवर द अदर इफ टी, देखिए वन ओवर द अदर मतलब कैसा कि एक ये रहा इसका m1 और दूसरा ये रहा इसका m2, ठीक है। ये चीज m1 एंड m2 आर प्लेस्ड वन ओवर द अदर इफ t1 इज द टाइम पीरियड व्हेन लाइक पोल्स टच ईच अदर। मतलब क्या बोलता है, पहला व्हेन लाइक पोल्स टच ईच अदर, मतलब क्या हुआ कि ये वाला कंडीशन, अगर ये नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ, ये साउथ है तो ये भी साउथ, ऐसा कंडीशन, ठीक है। ईच अदर एंड t2, तो इस केस में टाइम पीरियड कैसा है, t1। सेकेंड केस क्या बोल रहा है, t2 इज द टाइम पीरियड व्हेन अनलाइक पोल टच ईच अदर। मतलब सेकेंड केस क्या है मेरे पास, सेकेंड केस ये मैग्नेट, इसके ऊपर फिर से एक मैग्नेट, ये हमारा m2, ये हमारा m1। लेकिन अब कैसा है, ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, ये नॉर्थ है तो ये सॉरी ये साउथ है तो ये नॉर्थ है, ऐसा है हमारे पास। समझे इस चीज को, क्या बोल रहा है ये, मैं जरा अच्छे से बना देता हूं, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ये एक मैग्नेट और इसी के साथ ये दूसरा मैग्नेट, यहां पे नॉर्थ पोल है तो यहां साउथ है, यहां नॉर्थ है तो यहां साउथ है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट m1 और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट m2, ये कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। तो ये इस केस में मेरे पास टाइम पीरियड कितना बोल रहा है, इसमें टाइम पीरियड हमारा t2 है। जब ऐसा कंडीशन होगा देन इसका जो वैल्यू होगा, ये t1 t2 का जो रेशियो होगा, ये रिजल्ट आएगा हमारे पास। क्यों आएगा, कहां से आएगा, क्योंकि हमने वेरी फर्स्ट स्लाइड में, देखिए वेरी फर्स्ट स्लाइड में हमने ये चीज पढ़ लिया है, ध्यान दीजिए कि t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m, ये हमने यहीं पढ़ लिया है। यहीं से हमारा ये कंसेप्ट आता है, यहीं से हमारा ये कंसेप्ट आया कि t प्रोपोर्शनल टू 1/√m है। आप कैलकुलेट करके वैल्यू देखिए, ये रिजल्ट हमारे पास आएगा।
और ये तीनों रेशियो में अगर m1 by m2 का रेशियो निकालेंगे तो t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर, आई मीन t2 का स्क्वायर प्लस t1 का स्क्वायर डिवाइड बाय t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, है ना। और ऐसे ही यहाँ पे हमारा अगर मान लीजिए मास के टर्म में निकालना पड़ेगा फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो निकालना पड़ेगा, तो ये हमारा जितने पीस में हमने करिए n1 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर, ये क्या होगा फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। तो याद रखेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा n1 n2 फ्रीक्वेंसीज है मेरे पास, तो इस केस में मेरे पास ये फॉर्मूला होगा, इसको याद रखेंगे हमेशा। और कैलकुलेट करने का तरीका वेरी फर्स्ट स्लाइड का कंसेप्ट, वेरी सिंपल, याद रखना है इसको, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगली बात पे चलते हैं। वही चीज कि 2 बार मैग्नेट ऑफ मूवमेंट्स m1 एंड m2 आर प्लेस्ड वन ओवर द अदर सच दैट लाइक पोल्स आर टुगेदर। पहले केस में फिर से क्या है, लाइक पोल्स आर टुगेदर, सेकेंड केस में अनलाइक पोल्स आर टुगेदर, और थर्ड केस में देयर एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब क्या है पहला केस, फर्स्ट केस में लाइक पोल्स आर, ये नॉर्थ है, इसके ऊपर में रख दिया ये नॉर्थ ये साउथ, तो यहां पे भी नॉर्थ यहां पे भी साउथ। सेकेंड केस में कैसा है कि ये एक रह गया, ये दूसरा हो गया, तो ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, ये साउथ है तो ये नॉर्थ है, ऐसा डिफरेंस हो गया। और थर्ड केस जो है हमारे पास, थर्ड केस में हमारे पास कैसा है कि ये एक ऐसा है और दूसरा ऐसा है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है दोनों एक दूसरे के। ये तीन केसेस हो गए हमारे पास। तो उस केस में अगर T1 T2 T3 का रेशियो हम निकालेंगे, अगर मैं T1 T2 T3 का रेशियो निकालता हूं तो देखिए बिल्कुल यही सेम चीज है हमारे पास, ये इसी का है ना, रूट ओवर में डालते गए ये रेशियो हमारे पास मिलेगा। जब भी क्या होगा, पहले वाले जब लाइक पोल्स हैं तो मोमेंट ऑफ क्या होगा, डाइपोल मोमेंट ऐड हो जाएगा, अनलाइक पोल्स है डाइपोल मोमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जब ये ऐसा परपेंडिकुलर होगा तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट लेंगे ना, m1 का स्क्वायर m2 का स्क्वायर का अंडर रूट रिजल्टेंट डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। सिंपल है, कुछ भी नहीं, क्योंकि डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है तो हम रिजल्टेंट लेते गए यहाँ पे और कुछ भी नहीं किया है। और हम तो जानते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है, 1 बाय अंडर रूट ऑफ m, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ m, ये बात तो हम जानते हैं, है ना। और यहीं से पहले वाले केस में मोमेंट ऐड हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, दूसरे वाले केस में डाइपोल मोमेंट सबट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, और तीसरे वाले केस में रिजल्टेंट हमको निकालना पड़ेगा। ये काम हमारा हो गया, समझ गए इस चीज को। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहां से आगे चलते हैं। क्या बात है अब अगला देखिए, T0 इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द नीडल इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी। एक मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए ये ऐसा, ये हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कोई मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ है, कोई डाइपोल रखा हुआ है, कोई मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ है, तो उसका क्या था, टाइम पीरियड हमको बोल रहा है T0 इज द टाइम पीरियड। इस केस में कोई नीडल रखा हुआ है, मान लीजिए ये हमारे पास कोई नीडल रखा हुआ है, इसका डाइपोल, इसका टाइम पीरियड T0 है, ठीक है। इफ अनदर मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू BH, मतलब ये BH है तो इसके परपेंडिकुलर हमने एक नया मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। हमने क्या किया कि इसके परपेंडिकुलर हमने एक नया मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया B, ठीक है। निडल डिफ्लेक्ट्स बाय थीटा, तो इससे क्या हो गया कि हमारा ये निडल जो है वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर जाएगा बाय थीटा एंगल से, थीटा एंगल से भाई डिफ्लेक्शन होगा इसमें, तो थीटा एंगल से डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। कहां गया, निडल इज डिफ्लेक्टेड बाय थीटा फॉर इट्स इक्विलिब्रियम। नाउ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द निडल इज T, तो अब जो नया टाइम पीरियड है ऑसिलेशन का वो हमने मान लिया T। नया टाइम पीरियड जो हमने ऑसिलेशन का माना, जो हमारे पास है वो T है। तो रिलेशन बिटवीन T एंड T0 इज, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। ये हमारे पास क्या फॉर्मूला हो गया कि हम ये कहां से जानते हैं इस बात को, फिर से वही चीज, फॉर्मूला क्या था मेरे पास, T इज इक्व टू 2 पाई अंडर रूट I अपॉन MB, यही था फॉर्मूला। अब इसका मतलब क्या हो गया, यहां से मैं कह सकता हूं कि टाइम पीरियड जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ B की बात करें तो 1 बाई B, यही हुआ। तो T1 बाई T2 की बात करें अंडर रूट ऑफ B हुआ, यही फॉर्मूला। तो यहां से हम बात करेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये मेरा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड चूंकि परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर का अंडर रूट, यही होगा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल पहला था, है कि नहीं है, तो हमने क्या भाई T0 के लिए ये था ये वाला और T के लिए ये वाला रिजल्टेंट। T0 क्या था, जब अकेला ये मैग्नेटिक फील्ड था, T क्या है, जब हमने एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, तो ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, वही रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया, यहां से वैल्यूज पुट कर दिया। अब देखिए क्या है कि ये हम जानते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर के चैप्टर से ही कि B इक्वल टू हॉरिजॉन्टल में BH tan थीटा होता है, ये हम जानते हैं। और जब मैं इसके बदले, इस B के बदले BH tan थीटा पुट करूंगा, तो अब मैं यह कैलकुलेट करना चाहूंगा, यहां पे आप देखेंगे
चलिए, तो b के बदले अगर मैं bh पुट कर दूं तो यहां से क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ t बाई टी नॉट, t बाई टी नॉट, t बाई टी नॉट इज इक्व टू रूट ओवर bh तो है ही, डिवाइड बाई b के बदले क्या हो जाएगा, bh स्क्वायर, और b के tan थीटा तो tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस bh का स्क्वायर, और ये किस में जाएगा, अंडर रूट में। यहां से जब मैं देखो bh कॉमन ले सकता हूं मैं यहां से, तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ bh डिवाइड बाई, यहां से bh कॉमन ले लीजिए, रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा, bh अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसमें इसको कैंसिल कर देना है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा, तो यहां से मेरे पास क्या बनेगा, वही हो गया, bh से bh कैंसिल, सेक थीटा, और 1 बाई सेक थीटा, तो यहां से क्या बन जाएगा हमारे पास, देखिए 1 बाई 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब सेक थीटा, तो क्या बन गया, अंडर रूट ऑफ क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 बाई सेक थीटा, और इसी को हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा का अंडर रूट, बस कॉस थीटा का अंडर रूट। तो t इज इक्व टू, ये हमारा वैल्यू किस में आया, इज इक्व टू टी बाई टी नॉट, तो ये हमारा t इक्वल टू नया टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो गया नए टाइम पीरियड के लिए। मैं एक बात एडवाइस करता हूं कि ये फॉर्म कंसेप्ट कंटेंट के साथ, एप्लीकेशन के साथ फॉर्मूला जरूर याद रहे, क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, आप डायरेक्ट ही उसको हिट कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, डायरेक्ट ही आप क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, ठीक है ये चीज। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। अब ये प्रॉब्लम है, अगर आप लोग हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आप लोग जरा ट्राई कीजिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। वेरी सिंपल प्रॉब्लम कि आप वायर मैग्नेट्स मेक्स 40 ऑसिलेशन पर मिनट इन अ वाइब्रेटिंग मैग्नेटोमीटर। ये एक डिवाइस है, उसमें कुछ मतलब नहीं है इसका। कितने ऑसिलेशन, 40 ऑसिलेशन, 40 ऑसिलेशन करता है पर मिनट, है ना। टाइम याद रखना है, 40 ऑसिलेशन पर मिनट, है ना, 1 मिनट में 40 ऑसिलेशन in a vibrating magnetometer. An identical magnet is demagnetized completely and placed over the magnet in the magnetometer. मतलब क्या है कि ये एक मैग्नेट था, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसका वाइब्रेशन कैसा था, 40 वाइब्रेशन, 40 ऑसिलेशन पर मिनट, 40 ऑसिलेशन पर मिनट था इसका। अब हमने क्या किया इसमें कि एन आइडेंटिकल मैग्नेट इज डीमैग्नेटाइज्ड, एक हमने ऐसा ही मैग्नेट लिया, बिल्कुल आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब सब कुछ सेम टू सेम, मास भी सेम, लेंथ भी सेम, एवरीथिंग इज सेम टू सेम, है ना। हमने लिया और हमने क्या किया कि दूसरे पे इसको डीमैग्नेटाइज कर दिया। किसमें डीमैग्नेटाइज करने के बाद ना तो इसमें नॉर्थ पोल बचेगा ना साउथ पोल बचेगा, कंप्लीटली हमने इसको डीमैग्नेटाइज कर दिया। और डीमैग्नेटाइज करके हमने क्या किया, इसको यहां पे, ये तो पहले से था, हमने यहां पे इसको इस्तेमाल कर लिया, ये डीमैग्नेटाइज करके। अब ये मैग्नेट नहीं है लेकिन इसका मास m है, इसका भी मास m ही रहेगा, लेंथ इसका l है, इसका तो लेंथ l था ही, चूंकि आइडेंटिकल है ना। तो ये हमारा हो गया। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर 40 ऑसिलेशन बाय दिस कॉम्बिनेशन। अब इसमें 40 ऑसिलेशन करने के लिए कितना टाइम लगेगा ये अपने को बताना है, ये अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है ये चीज। चलिए मैं कर देता हूं इस चीज को कैलकुलेट क्या है। चलिए 12 मिनट 40 मिनट्स ऑसिलेशन, हमारे पास टाइम पीरियड, पहले वाले केस में टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन क्या हो जाएगा हमारा MB, यही होगा हमारा, और B के बदले BH। M क्या था हमारा, डाइपोल मूवमेंट। ये तो क्या T1 पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में, इन सेकेंड केस, ये हमारा सेकेंड केस है, और फर्स्ट केस तो ये रहा, ये हमारा नॉर्थ और साउथ। ये कैसा है हमारा, फर्स्ट केस, और ये क्या है हमारा, सेकेंड केस, ठीक है ये चीज। चलिए तो इन सेकेंड केस क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू 2 पाई तो वैसा ही रहता है, अंडर रूट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं आई, तो भाई इसका मास वगैरह से मास सेम है, एल सेम है, तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2I हो जाएगा। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा हो जाएगा, 2I, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हमारा 2I, ठीक है, डिवाइड बाई डायपोल मोमेंट तो चेंज होना ही नहीं है, क्योंकि दूसरा वाला तो मैग्नेट है ही नहीं। और क्वेश्चन बोल रहा है कि इग्नोर द इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, मतलब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इंड्यूज होगा, इसकी वजह से उस सबको नेग्लेक्ट कर देना है। अपन तो यही मान के चलते हैं कि ये मैग्नेट है ही नहीं, है ना, जस्ट एक ब्लॉक है सेम डायमेंशन का। ओके, तो भाई M तो M ही रहना है, और मैग्नेटिक फील्ड तो B का B ही था। चलिए T1 बाई T2 निकाल दीजिए।
T1 बाई T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर निकाले यहां से तो T1 बाई T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ध्यान से देखिए इस 2 पाई ने 2 पाई को मार देना है, I से ये I मर जाएगा, M से M मर जाएगा, BH से BH मर जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ यहाँ पे √2 इज इक्वल टू √2 और यहां से क्या हो जाएगा T2 निकालना है तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा T1 बाई √2, दैट्स इट। ये काम खत्म हमारा। चीज समझ में आया क्या कह रहा था, ये हो गया काम खत्म। टाइम पीरियड निकालना था, वैल्यूज पुट कर दीजिए, हो जाएगा यहां से, है कि नहीं है। ये वेरी सिंपल कंसेप्ट, कंडीशंस के साथ याद रखना है कि कंडीशन बोल क्या रहा है, कैसे काम करना है इस चीज को, ठीक है ये चीज। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। अब मैग्नेटिक नीडल, और देखिए ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया है, जेईई मेंस 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे मैंने कहा था कि जेईई में क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, जेईई मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं, अ मैग्नेटिक नीडल ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट दैट मच, अ मैग्नेटिक नीडल ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट 6.7 into 10 to the power -2 एम्पियर मीटर स्क्वायर and moment of inertia is 7.5 into 10 to the power -6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर is performing simple harmonic oscillation in a magnetic field। और क्या क्या डेटा है मेरे पास, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक क्या है मेरे पास, मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब कैपिटल M का वैल्यू गिवन है, दैट इज 6 समझिए क्या है, डेटा लिख लेते हैं। जब भी क्वेश्चंस करना शुरू करें सबसे पहला काम तो आपको डेटा लिख लेना चाहिए। तो क्या बनेगा 6.7 into 10 to the power -12 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना गिवन है, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था जेईई मेंस में। मैंने कहा था ना कि भाई ये, मैंने आपको पहले ही सेशन स्टार्ट होते ही मैंने एक बात कही थी कि इस टॉपिक के क्वेश्चंस गिफ्टेड क्वेश्चंस होते हैं। जो भी मिल गया ना गिफ्टेड क्वेश्चन है, आप तो ये मान के चलो कि इतना आसान होता है कि आसानी से सॉल्व कर जाओगे, है कि नहीं है। और आपको एक क्वेश्चन का मार्क्स मिल जाएगा पूरा का पूरा, गलती होने के चांसेस बिल्कुल 0। और अगर आपको ये सारे कंसेप्ट जो पीछे वाली ये बातें अगर आपको याद है ना, फिर तो इसमें से कोई गलती आप कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। चलिए तो मेरे पास I इज इक्वल टू 7.5 into 10 to the power -6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, तो B का वैल्यू कितना गिवन है मेरे पास 0.01 टेस्ला, ठीक है। टाइम टेकन फॉर 10 कंप्लीट ऑसिलेशन, टाइम मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इक्वल टू 10। तो मुझे इसी के लिए टाइम पीरियड निकालना है इज इक्वल टू T10। 10 ऑसिलेशन के लिए, एक के लिए नहीं बोल रहा है, सिर्फ टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी की बात, 10 ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगेगा, तो एक का निकाल लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं है। तो T10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T into 10, सिंपल। तो चलिए अब बात करते हैं कैलकुलेशन में क्या होता है। मेरे पास सारा डेटा है ही, वी नो सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल है। टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय mb। वैल्यूज आप देखिए, क्या मेरे पास टी पाई का वैल्यू, m का वैल्यू गिवन है, यस, i का वैल्यू गिवन है, यस, b का वैल्यू गिवन है। वैल्यूज पुट करना है और कैलकुलेट करना है। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 10 की बात कर रहा है तो 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई मीन सॉरी 10 ऑसिलेशन की बात कर रहा है हमसे। तो 10 ऑसिलेशन की अगर हमसे बात कर रहा है तो यहां पे हम क्या करेंगे भाई, T10 इक्वल टू 10 इंटू टी की बात कर रहे थे तो 2 इंटू 3.14 रूट ओवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू कितना है हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू कितना है, ये रहा 7.5 इंटू 10 टू द पावर -6। चूंकि सबका सब एसआई यूनिट में है तो मैं यूनिट को भी हटा सकता हूं, सब कुछ एसआई यूनिट में ही है। डिवाइड बाय एम का वैल्यू बोलिए 6.7 इंटू क्या है हमारे पास 10 टू द पावर -2 इंटू, चलिए बी कितना है 0.01 टेस्ला, 0.01 टेस्ला ये रहा। अब इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, आपके पास T10 का वैल्यू आ जाएगा। और जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें से हमारे पास वो 6.65 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आप चेक करके कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। समझे ये चीज क्या होता है, वेरी सिंपल कंसेप्ट हमारा यहां पे ये है ना। चलिए बहुत बढ़िया है ये चीज। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं।
नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है हमारा, विद अ स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट ऑफ लेंथ L एंड मैग्नेटिक मूवमेंट M, द टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेट इन अ वाइब्रेटिंग मैग्नेटोमीटर इज 4 सेकेंड। मतलब क्या कह रहा है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 4 सेकेंड। इफ द मैग्नेट इज कट नॉर्मल टू इट्स लेंथ टू 4 इक्वल पीस, मतलब 4 इक्वल पीस में हमने इसको कट कर दिया, 1 2 3 4, ठीक है। द टाइम पीरियड विद वन ऑफ द पीस इज व्हाट, द टाइम पीरियड ऑफ वन ऑफ द पीस इज व्हाट, यही हमसे पूछ रहा है कि एक का टाइम पीरियड कितना होगा, यही बताना है अपने को। ठीक है भाई, कितना होगा देख लेते हैं। अगर 4 इक्वल पीस में कट करेंगे तो हमारे पास नया वाला आई डैश जो होगा वो कितना हो जाएगा भाई, ये 4 कितना था, चलिए एक बार इसको फिर से कर लेते हैं। T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, क्या था हमारे पास, अंडर रूट I अपॉन MB इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ये तो गिवन है मेरे पास, ये डेटा तो गिवन है। T डैश की बात करते हैं, क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट I डैश डिवाइड बाई M डैश, और B तो वही रहना है कि नहीं है। अब यहां से I डैश का वैल्यू देखते हैं क्या बनेगा। अब 4 पीस में कर रहे हैं तो I बाई 4, M डैश का वैल्यू क्या बन जाएगा, सिंपल M बाई 4, यही बनेगा, यही तो बनेगा हमारा। वैल्यूज पुट करते जाइए, यहां से क्या बनता जाएगा हमारे पास, देखिए है ना, और ये अपने को निकालने का है, तो T1 बाई T2 कर दे यहां से, तो T1 बाई T2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू मेरे पास आ चुका है। अब T1 बाई T2 कर दीजिए, तो T1 बाई T2 कितना बनेगा हमारे पास, 2 पाई से 2 पाई तो मर जाना है, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसके बदले I के बदले क्या लिखना है, I बाई 4 है ना, और इसके बदले M बाई 4 है ना। तो चलिए vibrating magnet, it is life magnet is cut normal to its length into 4 equal piece, the time period with one of the piece is, और B हमारा बहुत बहुत बड़ा है, बहुत अच्छी बात है। तो बस अब यहां से मेरे पास कंटेंट हो गया क्लियर। जस्ट अ सेकेंड, चलिए तो इसका लेंथ कितना हो गया, ये भी तो ml स्क्वायर बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, m बाई, अरे तो T डैश इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट क्या बन जाएगा, I के बदले हमारे पास क्या बन जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बाई 4, क्या बन जाएगा हमारा ये I बाई 4 है ना। Magnetic length of L, magnetic moment if the time period of the magnet in a vibrating magnet is 4 second, if the magnet is cut normal to its length into 4 equal piece, the time period with one of the piece is, अच्छा एक पीस की बात कर रहा है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, इसका I बाई 4 हो गया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, M बाई 4, ठीक है। तो M बाई 4 इंटू B, ये हमारे पास T डैश आ गया, और इसके आगे क्या करना है, T बाई T डैश कर दीजिए, इज इक्वल टू मेरे पास वैल्यू दोनों का आएगा, ये इक्वल टू 4 सेकेंड पहले से गिवन है, डिवाइड बाई वैल्यूज करके हमारे पास T डैश का वैल्यू आ जाएगा। सिंपल ये चीज, कुछ नहीं करना होता है, हर जगह टाइम पीरियड डालिए और कैलकुलेट कर दीजिए, टाइम पीरियड डालिए और कैलकुलेट कर दीजिए, नथिंग एल्स, ठीक है ये चीज। अच्छा एक चीज देखिए यहाँ पे क्या है, शॉर्ट मैग्नेट ऑसिलेशन इन वाइब्रेटिंग मैग्नेट विद फ्रीक्वेंसी इतना हर्ट्ज, देखिए फ्रीक्वेंसी मेरे पास गिवन है, n इज इक्वल टू 10 हर्ट्ज गिवन है हमारे पास, विद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 12 इंटू, तो मतलब बी एच इज इक्वल टू कितना गिवन है, 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 टेस्ला, अ डाउनवर्ड करंट ऑफ 15 एम्पियर। अच्छा इसको समझ लीजिए क्या बोलता है, इज एस्टेब्लिश्ड इन द वर्टिकल वायर प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर वेस्ट ऑफ द मैग्नेट, न्यू फ्रीक्वेंसीज। देखिए क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक। अब इससे 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक हमने करंट ऐसा जा रहा है, वेस्ट की बात कर रहा है, तो यहां पे हमारे पास एक वायर है, इसमें आई करंट कितना जा रहा है हमारे पास, आई जी इक्वल टू
15 एम्पियर, 15 एम्पियर करंट जा रहा है। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि अब इसका पहले वाले केस में ये था ऑसिलेट कर रहा था, दूसरे वाले केस में अब हमने ये वायर लगा दिया, अब इसका नया फ्रीक्वेंसी क्या होगा, और पुराना फ्रीक्वेंसी हमको 10 हर्ट्ज गिवन है, पुराना वाला फ्रीक्वेंसी N1 जो है वो 10 हर्ट्ज गिवन है। तो सबसे पहले देखिए यहां पे एक नया इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, भाई करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग वायर कितना होता है हम जानते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन ए डिस्टेंस पे, ए इज द डिस्टेंस, क्या है ए हमारा डिस्टेंस यहां पे। तो अगर इसके वैल्यूज को हम देखें तो यहां से क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों तरफ, दोनों से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई ए, यही बनेगा हमारा। अब देखिए ये मेरे पास यहां से वैल्यूज डालिए, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू कितना होता है 10 टू द पावर -8 इंटू 2 इंटू आई कितना है 15 एम्पियर डिवाइड बाई ए का वैल्यू बोलिए कितना हो जाएगा मेरे पास 20, कहां गया वर्टिकल प्लेस 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया कि 20 इंटू 10 टू द पावर -2, यही होगा हमारा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके यहां से मेरे पास b का वैल्यू, ये किसका वैल्यू आ रहा है b का वैल्यू, तो सॉल्व करके क्या बनेगा देख लीजिए, -2 तो -6 हो जाएगा, और 20 है ना मेरे पास, -6 हो जाएगा, 30/20 0 0 कैंसल, तो 3/2, ये क्या बन जाएगा यहां से मेरा बनेगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -6, है ना, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -6 टेस्ला, क्योंकि सब ऐसा यूनिट में हमने लिया है ना, सब कुछ ऐसा यूनिट में लिया है, तो क्या बनेगा मेरा ये टेस्ला बनेगा। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं भाई 1.5 क्या हो जाएगा हमारा माइक्रो टेस्ला, यही होगा हमारा, है ना, म्यूटी, ठीक है, ये चीज हमारे पास b का वैल्यू आ गया। जब ये b का वैल्यू आ गया अब कुछ नहीं करना है, अब जो नया टाइम पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा, नया टाइम पीरियड क्या हो जाएगा हमारे पास, टाइम पीरियड t डैश जो होगा फिर से 2 पाई अंडर रूट, क्या होता है मेरे पास यहाँ पे अंडर रूट, क्या होता है हमारे पास देखिए अंडर रूट i डिवाइड बाई एम बी होता है, तो यहां पे अब क्या हो जाएगा b प्लस बी एच, और हमको बी एच का वैल्यू गिवन है क्या, यस, बी एच का वैल्यू हमको गिवन है यहाँ पे 12 इंटू 10 माइनस मतलब 12 माइक्रो टेस्ला, यहाँ पे क्या है मेरे पास ये है ना 12 माइक्रो टेस्ला गिवन है, बी एच का वैल्यू, आई का वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या मुझे आई का वैल्यू, अच्छा विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 हर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, ये मेरे पास टाइम पीरियड हुआ, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये तो पहला हुआ, और t कितना था मेरे पास, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट i डिवाइड बाई एम बी, यही था हमारे पास। अब t1 बाई t2 कर दीजिए, जैसे ही टाइम पीरियड आएगा उसको आप 1 बाई टाइम पीरियड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी होता है, वैल्यू खत्म। अब क्या करेंगे यहां से हम लोग t1 बाई t2 कर देंगे और ये सॉल्व हो जाएगा, तो t1 बाई t2 से मेरे पास रेशियो बन जाएगा ये, और इसको आप सॉल्व कर देंगे, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है तो पहले वाले केस में तो t2 बाई t1 कर लीजिए, तो यहां से 1 बाई t1 का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास 10। चलिए एक चीज और मैं कर देता हूं यहां से छोटा सा चीज कि भाई t1 बाई t2 कर लीजिए, क्या कर लीजिए यहां से पेन, तो t2 बाई t1, अरे क्या हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड, एनीवे अब इसमें कुछ है नहीं, देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है यहां पे। अब क्या कीजिए यहां से आप t2 बाई t1 इज इक्वल टू निकालेंगे, तो 1 बाई t1 के बदले क्या फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज ला सकते हैं ना 1 बाई t1 के बदले, तो मेरे पास यहां से फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ जाएगा, है ना, ये इसको हटा दीजिए, यहां से आप t2 बाई t1 करेंगे तो हमारा वैल्यू t डैश बाई t करेंगे, वैल्यू आपको आसानी से आ जाएगा, वेरी सिंपल चीज।
यहां ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। मैं फिर से कहता हूं कि यूजुअली स्टूडेंट्स इस टॉपिक को छोड़ देते हैं और छोड़ने की वजह से उनका क्या होता है, यहां से क्वेश्चन मिस हो जाता है, सिंपल क्वेश्चंस जो गिफ्टेड क्वेश्चंस होते हैं छूट जाता है। ऐसा नहीं करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, और जो सॉल्यूशन होगा, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करते रहेंगे। और ऐसे ही आपको पहले जो हम रोज टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक कैसा है, ये सब चीज कि हमने एक ही दिन में इसके कंसेप्ट्स को जान लिया, प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। ये जो थ्योरीज कंसेप्ट्स थे यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे, ये थ्योरी नहीं मतलब जो डेरिवेशनल कंसेप्ट्स हैं, फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट्स हैं, उसको हमने समझ लिया। तो इसको कर लेने से बेनिफिट क्या मिलेगा कि डिपेंडेंट क्वेश्चन कभी भी आएगा, भाई एक टॉपिक पढ़ लिया, एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, काम खत्म, कभी भी सॉल्व कर लेंगे, इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। ठीक है ये चीज। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। आज के लिए हमारे साथ इतना ही है ना। फिर कल नया टॉपिक, किसी नए टॉपिक, नए कंसेप्ट के साथ फिर आएंगे और आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।